Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 47 from Modern Indian History series, in which we will discuss Simon Commission, Nehru Report, and Jinnah's 14 points. Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared. A beautiful thought by Gautam Buddha. So if you have any doubt, you can ask me on Instagram. My Instagram ID is Shreyas Badiye, the Peace Lover. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. This is my YouTube channel. Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the notification of new videos. उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मेरे लाइव सेशन शुरू है, तो लाइव सेशंस की जानकारी आप अगर चाहते हैं, लाइव सेशन कौन से इस पे, क्योंकि वहाँ उस लाइव सेशन में आपके रिवीजन में लेता हूँ, आपके डाउट सॉल्व करा के देता हूँ। सो उसका टाइमिंग क्या होगा, टॉपिक कौन सा होगा, तो मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरीज या फिर यूट्यूब की स्टोरीज चेक करना ना भूले, ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो मैंने उसके साथ साथ एक मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है। सो देखते हैं कि मेक एमसीक्यू चैलेंज को इस बार किसने किसने कंप्लीट किया है। सो मेक एमसीक्यू चैलेंज कंप्लीट करने वालों के नाम है स्नेहल पिपरेवार जी, पूजा भारद्वाज जी और वीरेंद्र मिर्धा जी। सो स्नेहल जी, पूजा जी, वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एमसीक्यू पोस्ट किए और हम सब से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस आज कराने वाले हो। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग बने रहेंगे, क्योंकि मैं इस लेक्चर के अंत में एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस टॉपिक के। सो एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए आप बने रहिए। सो अब हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्नास 30 पॉइंट, तो जिन्नास 14 पॉइंट, सॉरी। तो जिन्नास 14 पॉइंट, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इनका नाम है साइमन, ये जो है इनका नाम है मोतीलाल नेहरू, और ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है मोहम्मद अली जिन्ना की। और ये आपको दिख रहा है विरोध, जो विरोधी थे, विरोध कर रहे थे हम लोग। सो हम भारतीय लोग, हम इंडियंस जो है इस साइमन गो बैक, ये ऐसे नारा लगा के हम साइमन का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। अब यहाँ पे जो टॉपिक है, जैसे कि आप साइमन कमीशन देखते हो, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमको ये पता है कि ये ऐसा विरोध चला था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ऐसे नारे लगे थे। बट नेहरू रिपोर्ट और जिन्नास 14 पॉइंट क्या है, ये हमने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है डिटेल में, तो हमको इसका नॉलेज उतना ज्यादा नहीं है। सो हम यहाँ पे उसका नॉलेज लेने वाले हैं, जिन्नास 14 पॉइंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और साइमन कमीशन के बारे में भी हम यहाँ आइडिया लेने वाले हैं। सो हम अभी स्टार्ट करेंगे बेसिक से, हम सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा साइमन कमीशन। सो साइमन कमीशन जो है उसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो साइमन कमीशन है उसको 1927 में बनाया गया था और 1928 को वो इंडिया में आया था। तो ये चीज़ें आपको अभी याद रखनी इतनी इतनी सी। अब मैं आगे आपको बताना शुरू करता हूँ। सो आगे सबसे पहले आप याद रखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 1919 का एक एक्ट आया था। जिन्होंने मेरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का वीडियो है इंडियन पॉलिटी का, वो नहीं देखा हो वो इसे देख ले और इस एक्ट को जरूर देख ले, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919 का, उसमें ये लिखा था कि एक कमीशन बनाई जाएगी। ओके, 10 साल बाद क्या चेंजेस आने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, वर्किंग और प्रोग्रेस कैसा चल रहा है इस एक्ट का, जो एक्ट हमने बनाया है 1919 में, इसके लिए 10 साल बाद एक कमिटी बिठाई जाएगी और एक कमिटी बताएगी कि क्या चेंजेस आने चाहिए। यही कमिटी जो बनाई गई थी, इसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कौन लोग थे, तो साइमन कमीशन में 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ब्रिटेन के, इंडिया के नहीं, याद रखिएगा। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे फ्रॉम ब्रिटेन, और ये बनाया तो 1927 में गया था, बट इंडिया में इसको भेजा गया था 1928 को। और ये स्टडी करने वाला था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को, कि क्या बदलाव आने चाहिए, और रिकमेंडेशन करने वाला था कि किस तरह से नया एक्ट होगा। ये चीजों के चलते जो साइमन है, उस जो कमीशन है, उसका ओरिजिनल नाम जो था वो था द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। अच्छे से याद रखेगा। ओके, सो साइमन कमीशन तो उसका नाम दिया गया था क्योंकि उसके चेयरमैन का नाम था सर जॉन साइमन। यहाँ पे आप जिनकी तस्वीर देख पा रहे हैं, जिनका पिक्चर देख पा रहे हैं, ये है सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पे यहाँ पे एक साइमन कमीशन बनाया गया था। इसका नाम इन्हीं के नाम से ये नाम जाना गया है, साइमन कमीशन। अदरवाइज उसका ओरिजिनल नाम है द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। वाई साइमन कमीशन, अब ये जो साइमन कमीशन है इसका विरोध किया गया। वाई, इसका विरोध क्यों किया गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा हमने क्यों किया, तो सबसे पहले जो कमीशन थी वाज कंपोज्ड एंटायरली ऑफ ब्रिटिश मेंबर्स, है ना। सो उसमें अगर आप देखोगे तो 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स, और 7 मेंबर्स जो थे वो पूरे के पूरे ब्रिटिश थे, उसमें एक भी इंडियन नहीं था। और इंडिया में क्या चेंजेस आएंगे ये लोग ये बताने वाले थे, तो हम लोग भी उसमें होने चाहिए, ऐसा हमारा मानना था। इसीलिए ये हमने एक इंसल्ट देखा कि इंडियंस का इंसल्ट है कि वो नहीं बता पा रहे उनकी डेस्टिनी के बारे में, उनका भविष्य क्या होगा। इंडियन
इंडियन लोग ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कमीशन को बना के क्या मतलब है। सो ये सब चीज़ों का हमने यही चीज़ के कारण विरोध किया था कि एक हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश पीपल जो एकदम कम है संख्या में इंडियन लोगों को देखे तो वो हमारा भविष्य लिखेंगे इस कमीशन द्वारा। तो हम ऐसे कमीशन का बॉयकॉट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इंडियन लोग कमीशन में होने चाहिए थे। सो ये चीज़ें हुई। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंडिया के, जिनका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड उस वक्त, है ना, तो एक पोस्ट बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया। और ये जो पोस्ट थी 1858 में बनाई गई थी, जब एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। सो सेक्रेटरी वाली एक पोस्ट बनाई गई थी और वाइस रॉय वाली एक पोस्ट थी। सो ये सेक्रेटरी जो हुआ करते थे उस टाइम पे वो लॉर्ड बर्किनहेड थे। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि भाई साहब आपने इंडियंस को क्यों नहीं रखा ऐसे कमीशन में, तो उन्होंने डायरेक्ट साफ आंसर दे दिया कि आप एबल नहीं हो। इंडियंस जो उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई स्कीम बना सके रिफॉर्म्स की। सो आप उतने पढ़े लिखे नहीं हो, आप उतना सोच नहीं सकते हो जितना ब्रिटिश सोच सकते हैं। सो आप लोगों की अभी इतनी लेवल नहीं है कि आप लोग बना सकते हैं, ऐसा लॉर्ड बर्किनहेड ने डायरेक्ट कह दिया। लॉर्ड बर्किनहेड जो थे ये कौन थे, तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये साइमन कमीशन इन्हीं के अंडर बनाया गया था। यही थे साइमन कमीशन बनाने के पीछे लॉर्ड बर्किनहेड, जिसके चेयरमैन, इस कमीशन के चेयरमैन थे सर साइमंस, है ना। तो सर जॉन साइमन आपको नाम मैं बता चुका हूं। तो ये इसके कमीशन के चेयरमैन थे और बनाने वाले जो थे कमीशन को वो थे लॉर्ड बर्किनहेड। सो लॉर्ड बर्किनहेड ने बनाया। उसके साथ साथ क्लेमेंट एटली जो है वो मेंबर थे कमीशन के। क्लेमेंट एटली ये बाद में प्राइम मिनिस्टर भी थे ब्रिटेन के। सो ही वुड लेटर बिकम ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन 1947। 1947 के ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम एटली था वो इस वक्त मेंबर थे इस कमीशन के। सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने आपको बताया, इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। अब ये इंडिया में आया, इन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इंसल्ट का क्या बदला लेंगे, तो हमारे रिएक्शन देखते हैं क्या है। इंडियंस के रिएक्शन यही थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त थी, है ना, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा रिएक्शन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी नेशनल लेवल की उस वक्त इंडिया की, उन्होंने साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का सोचा। और ये उन्होंने सोचा था मद्रास सेशन में, जो कि 1927 में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद एक और बड़ी पार्टी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी यही कहा कि हम इसको ये जो कमीशन आई है इसको हम भी बॉयकॉट करेंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। बट द जस्टिस पार्टी इन साउथ डिसाइडेड टू साइड विद गवर्नमेंट। तो इन्होंने, जस्टिस पार्टी सपोर्ट में थी, बाकी आईएनसी, मुस्लिम लीग जैसी सभी पार्टीज, लगभग सभी पार्टीज इसके विरोध में थी और इसके सपोर्ट में थी जस्टिस पार्टी। जब कमीशन आता है फरवरी 1928 में इंडिया में, है ना, तो ये याद रखिएगा, द कमीशन लैंडेड इन 19 फरवरी 1928 इन इंडिया। तब क्या किया जाता है, तो उसमें रिएक्शन ये थे कि मास प्रोटेस्ट किए गए, हड़ताल किए गए, ब्लैक फ्लैग दिखाए गए पूरे कंट्री में, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। यहाँ ब्लैक फ्लैग आपको दिख रहे हैं इनके हाथ में, और लोगों के हाथ में ब्लैक फ्लैग है, उसके साथ साथ साइमन गो बैक, लोग हड़ताल कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिली। अब ये सब हम कर रहे थे, हम साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, तो ब्रिटिश के रिएक्शन देखते हैं। ब्रिटिश क्या करेंगे, ब्रिटिश ने उठाई लाठियां और मारना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ने लाठी चार्ज कर दिया ताकि मूवमेंट को सप्रेस कर दे। इवन जो सीनियर लीडर्स थे लाइक पंडित नेहरू या लाला लाजपत राय, उनको तक नहीं छोड़ा गया, उन पे भी लाठियां बरसाई गई। सभी बच्चों से लेके बूढ़ों तक या फिर लीडर्स से लेके तो एक कॉमन मासेस तक सभी के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। और अगर देखोगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी यहाँ पे लाठी मारी गई थी। तो उसके साथ साथ आप देखोगे तो लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठी लग गई। सो लाठी लगने के कारण अगर देखोगे तो उनकी डेथ हो गई लाठी चार्ज के कारण, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये इंज्योर हुए थे और उसके बाद धीरे धीरे इनकी डेथ हो गई, और मैं आपको ये पिछले रिवॉल्यूशनरी वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। सो ये ब्रिटिश के रिएक्शन थे और ये इंडियन के रिएक्शन थे ना, तो हमारे रिएक्शन तो ऐसे ही थे। बाकी ब्रिटिश के रिएक्शन क्या होते हैं आप तो जानते ही अच्छे से। सो ये सब चीज़ें हो गई। तो अब तक हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी। सो साइमन कमीशन में हमको इतनी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो हमने यहाँ स्टडी किया, उसके बाद हमने इसको बॉयकॉट क्यों किया ये स्टडी किया, उसके बाद हमने इंडियंस के रिएक्शन क्या थे और ब्रिटिश के रिएक्शन क्या थे ये स्टडी किया। अब हम आगे जाने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट पे। सो नेहरू रिपोर्ट जो है, यहाँ पे आपको जिनकी तस्वीर दिख रही है ये है मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। सो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, ये समझ लीजिए, उस वक्त बनाया गया। बैकग्राउंड जान लेते हैं नेहरू रिपोर्ट की कि नेहरू रिपोर्ट क्यों आया।
इसका बैकग्राउंड सबसे पहले ये है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने जब इंडिया का इंसल्ट किया तो हमने कहा आप ये ऐसा कैसा कह सकते हैं भाई बर्किनहेड साहब कि इंडियन लोग काबिल नहीं है, इंडियन लोगों की कैपेसिटी नहीं है, इंडियन लोगों की एबिलिटी नहीं है। सो बर्किनहेड बोले ठीक है, अगर आपकी एबिलिटी है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखा दो इंडिया का। अगर आपने बना दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब मेरी गलती थी। सो ये एक चैलेंज किया गया और हमारे जो पहले पॉलिटिकल लीडर्स थे दे एक्सेप्टेड दिस चैलेंज एंड उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ली। तो सभी पार्टी को एक आना था। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी तो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, बट आईएनसी के तरफ से ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस जो लिया गया था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, उसमें सभी पार्टीज को बुलाया गया था और सभी मिलकर डिसाइड करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया जाएगा। उसके साथ साथ एक कमिटी बनाई गई थी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब ये जो कमिटी थी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो कमिटी थी उसके हेड थे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके सेक्रेटरी थे। सो ये चीज़ सबसे अच्छे से याद रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू इसके हेड थे, चेयरमैन थे और इसके सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू जो इनके बेटे थे। उसके अलावा बाकी जो मेंबर्स थे इस कमिटी के, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी, उनका नाम था इमाम अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, एम एस अने, सुभाष चंद्र बोस, शोएब कुरैशी और जी आर प्रधान। इतने सारे मेंबर्स इसमें थे और ये कमिटी जो थी, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कमिटी बनाई गई थी। सो ये कमिटी बनाने वाली थी अभी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कमिटी ने बना लिया और इसको कहा जाता है नेहरू कमिटी रिपोर्ट या फिर नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू ये बनाई गई थी, इसलिए इसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, जो कि एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। ड्राफ्ट यानी रफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमने बना के दिखाना था और हमने बना के दिखाया। रिपोर्ट जो थी ये सबमिट की गई एट लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सॉरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था लखनऊ में, लखनऊ सेशन में। तो वहां पे अगस्त 28 1928 को ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट की गई, जिसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। सो कभी अगर क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इंडियंस के द्वारा, तो नेहरू रिपोर्ट ही था। तो दिस वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये अब नेहरू रिपोर्ट क्या थी, आपने अभी आपको पता चल चुका है। सो नेहरू रिपोर्ट के रिकमेंडेशन देख लेते हैं। सो रिकमेंडेशन ऑफ रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के रिकमेंडेशन, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या लिखा था। सो अच्छे से याद रखेगा रिकमेंडेशन क्या थे। नेहरू रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन थे वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं और समझ लेंगे आप तो आपको बहुत बहुत यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। सो आपका ध्यान अभी पूरा यहाँ पे होगा रिकमेंडेशन पे, दिमाग से पूरे सोच विचार आपके निकल चुके हैं मुझे पता है, और आपका माइंड पूरा अभी यहाँ पे है। सो अभी हम देखने वाले रिकमेंडेशन। सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सो मुझे अभी फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। डोमिनियन स्टेटस फिर भी मुझे ये चीज़ रोक नहीं सकती कि मैं ना बताऊँ, इसलिए आपको फिर से बता देता हूँ कि इंडिया में जितनी भी सरकारें हैं छोटी मोटी, उस पे इंडियन लोगों का इंडियन लोग उसको चलाएंगे और जो बड़ी सरकार है वो ब्रिटिश के पास होगी, यानी जो हेड होगा वो तो ब्रिटिश होगा बट जितने भी बाकी लोग हैं वो इंडियन होंगे, है ना। तो ये हमको इस तरह का एक स्टेटस होना, डोमिनियन स्टेटस। सो डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे डिमांड थी। दूसरा है 19 फंडामेंटल राइट्स, इट रिकमेंडेड 19 फंडामेंटल, तो डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, 19 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, इंडियंस को मिलेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन होगा, यानी इक्वालिटी यहाँ पे दी जाएगी सबको। उसके साथ साथ नो स्टेट रिलीजन, जैसा कि आप देखते हैं सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म की यहाँ पे बात की गई है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा जैसे आज इंडिया का है उसी तरह का ये बना लिखा गया था। उसके साथ साथ नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी मुस्लिम लीग की तरफ से, बट इन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके जगह मुस्लिम जहां माइनॉरिटी में वहां पे रिजर्वेशन दिए जाएंगे, बट सेपरेट इलेक्टोरेट का कोई यहां पे प्रोविजन नहीं होगा। सो सेपरेट इलेक्टोरेट का मीनिंग ये होता है कि जो भी लीडर खड़ा है, फॉर एग्जांपल कोई एबीसी नाम की माइनॉरिटी है जिसको यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, सो इनके तरफ से जो भी लीडर खड़ा है, फॉर एग्जांपल डी नाम का कोई लीडर खड़ा है, सो इसको जो वोट करेंगे वो एबीसी ही लोग वोट करेंगे, बाकी जितने भी एक्स वाई जेड पी क्यू आर वो सब इसको वोट नहीं करेंगे। सो जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है वही अपने लीडर को चुनते हैं, ऐसा सेपरेट इलेक्टोरेट होता है। सो ये चीज़ें भी हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और इसमें भी तो हम पढ़ते हैं, मैंने आपको पॉलिटी में भी बता चुका हूँ। सो आपको यहाँ टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं। सो सेपरेट इलेक्टोरेट के जगह ये इन्होंने कहा था कि हम रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो रिजर्वेशन में जिसके लिए सीट रिजर्व है वो वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करता है, बट जितने भी ओवरऑल लोग हैं एवरीवन, सो
जितने लोग हैं सब के सब इसको वोट करेंगे। सो इसको रिजर्वेशन कहा जाता है। आप तो जानते हैं आजकल रिजर्वेशन तो होती है सीट्स में। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल चुकी है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये यहाँ पे बनाई जाएगी। तो फेडरल गवर्नमेंट होगा और जो रेसिडुअल पावर्स है वो पूरी सेंटर के पास होगी, है ना। तो रेसिडुअल यानी जो बची हुई पावर्स है, जितनी पावर्स यहाँ पे बांट दी हमने सेंटर और स्टेट में और कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे आज बांटी हुई है। तो यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट वैसे उस वक्त भी होते थे, है ना। तो लिस्ट होती थी। सो लिस्ट में अगर आप देखोगे, सो पहले जैसे कि फेडरल लिस्ट और आपका प्रोविंशियल लिस्ट और थर्ड आप देखोगे तो कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसा होता था। तो यहाँ पे उसी तरह से होगा। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। फेडरल फॉर्म यानी आप देखते हैं फेडरलिज्म क्या है, आपको पता है, आपने पॉलिटी पढ़ा है, पॉलिटी का पार्ट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ बनाया जाएगा और रेसिडुअल पावर जो होगी वो सेंटर के पास होगी। फेडरल में फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, इंडिया में जितने भी स्टेट्स होंगे ये सब स्टेट्स आते हैं बाय एग्रीमेंट, एक साथ आते हैं और एक देश बनाते हैं। इसको फेडरलिज्म कहा जाता है। इंडिया एक यूनियन है, आर्टिकल 1 जिसको यूनियन कहता है। यूनियन में सभी जो है वो यूनियन बना के रह रहे हैं। ये कोई एग्रीमेंट से नहीं आया। तो यहाँ एग्रीमेंट से आया तो कोई भी स्टेट कभी भी बाहर निकल के खुद को एक देश बना सकता है। ये फेडरलिज्म होता है। बट हमने यूनियन बनाया, बहुत अच्छी बात है कि हम यूनियन बन पाए। यूनियन में किसी को अधिकार नहीं है कि बाहर निकल के खुद को एक अलग देश बना पाए। सो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, रेसिडुअल पावर्स जो होगी वो सेंटर के पास होगी। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो सेंटर में होगा, है ना। तो बाई कैमरलिज्म का मीनिंग क्या है, तो टू हाउसेस आज भी है। आज एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उस वक्त भी इन्होंने बताया था कि दो हाउसेस होंगे और ये सेंटर में इस तरह से आपको जो मिलेगा वो होगा, वो होंगे दो हाउसेस। तो दो हाउसेस अभी हमने जैसे नाम रखे, तो इन्होंने ये जो नाम यहाँ पे सजेस्ट किए थे वो था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से सुन लीजिएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो सेकंड नाम था वो था सीनेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीनेट। एक मैंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा और एक सीनेट का, ऐसे दो हाउसेस की यहाँ डिमांड थी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इन्होंने कहा था 500 मेंबर्स होंगे और सीनेट में इन्होंने कहा था 200 होंगे। तो आज जैसा हमारा राज्यसभा है वो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी आपका लोकसभा। सो लोकसभा में आज आप जानते हैं कितने मेंबर्स है, मैक्सिमम इसके ही आसपास है। राज्यसभा में भी इसके आसपास है। तो ये ऐसी सब चीज़ें होगी। और ये इनका जो हेड होगा, यहाँ पे सेंटर का जो हेड होगा वो गवर्नर जनरल होगा। सो ये भी उन्होंने लिखा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे देखेंगे। सो गवर्नर जनरल जो होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया होगा। और जो प्रोविंसेस होंगे, उस वक्त स्टेट को प्रोविंस कहा जाता था, राज्य को प्रांत कहा जाता था। सो जो राज्य है या जो प्रांत है, जो प्रोविंसेस है या स्टेट है, वहाँ के जो हेड होंगे उनको गवर्नर कहा जाएगा और गवर्नर जनरल ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। उसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, ये भी इसमें लिखा था, क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रोविंशियल द प्रोविंसेस वुड बी क्रिएटेड अलोंग लिंग्विस्टिक लाइंस, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोविंसेस को बांटा जाएगा। फॉर एग्जांपल मराठी बोलने वाले लैंग्वेज होती इधर, है ना। सो गुजराती बोलने वाले इधर, सो ये ऐसा ही। सो हिंदी बोलने वाले इधर। तो ये जिनकी जो लैंग्वेज होगी उस बेसिस पे स्टेट्स को बांटा जाएगा। तो लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट्स को बांटेंगे। ऐसी सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई थी और बहुत ही एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिखा। इसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देती है। सो बहुत अच्छा हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दिखाया। बट रेस्पॉन्स क्या था नेहरू रिपोर्ट को? सो नेहरू रिपोर्ट को सबसे पहला अगर रेस्पॉन्स हम देखें, सो काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशन होने के बावजूद इसको क्रिटिसिज्म मिला, इसको क्रिटिसाइज किया गया। क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया ये भी हम देखने वाले। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका क्रिटिसिज्म किस किस ने किया था। तो सबसे पहले नॉट ओनली मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग ने तो विरोध किया ही, हिंदू महासभा ने तक किया, सिख कम्युनिस्ट ने किया। उसके साथ साथ अगर देखोगे तो जो यंगर सेक्शन ऑफ कांग्रेस है, जिसमें आप बोलोगे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत नाराज थे इस मूवमेंट, इस रिपोर्ट को लेके। सो आप देख रहे कि यहाँ पे देखिए ये जवाहरलाल नेहरू के खुद पिता जो थे उन्होंने ही रिपोर्ट बनाई हुई थी। एक तरह से देखोगे तो फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने इसको विरोध किया था। तो विरोध किया गया था क्योंकि देश पहले आता है फिर परिवार आता है, ये चीजें तो सबको पता ही रहती है। सो जवाहरलाल नेहरू ने और बोस ने इसका बहुत ज्यादा विरोध बताया। उन्होंने इतना इसका विरोध इसीलिए बताया क्योंकि जो आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था दैट इज डोमिनियन स्टेटस, ये चीज से ये लोग नाराज थे। ये कह रहे थे कि एक स्टेप बैकवर्ड है। अभी हमने डोमिनेंस स्टेटस का नहीं यहाँ पे डिमांड करनी चाहिए। अब तो हमने पूर्ण स्वराज की ये करने चाहिए, डिमांड करनी चाहिए। यानी हमको पूरा फ्रीडम होना, हमको ये डोमिनेंस स्टेटस नहीं होना जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ये ब्रिटिश होगा और ये इंडियंस होंगे, ऐसा नहीं होना। अब हमको होना कि सभी जगह पूरा इंडिया का ही रूल होगा, ऐसा हमको एक फ्रीडम होना। सो ये चीज़ यहाँ पे कही गई थी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये लोगों को डोमिनेंस स्टेटस से थोड़ा सा एक स्टेप बैकवर्ड लग रही थी। उसके साथ साथ ये इतने नाराज हुए कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का जो गोल था उसको मॉडिफाई
कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस के गोल को, और एक खुद की इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना ली। उसके बाद हालांकि ये लोग जो नेहरू थे ये वापस भी आए कांग्रेस में, बट ये सब चीजें यहाँ चली कि इन्होंने खुद का इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई। ये तो इनका प्रॉब्लम था यंगस्टर्स का, कि इन्होंने क्यों, कांग्रेस के यंगस्टर्स का जिन्होंने इसका विरोध किया। बट बाकी लोगों का क्या, बाकी लोग क्यों विरोध कर रहे थे? तो इश्यू ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था ये यहाँ पे कंट्रोवर्शियल बन गया। यानी देखिए, मुस्लिम लीग की तो ये डिमांड थी कि हमको यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है, और इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। सो मुस्लिम लीडर जो थे ये नाराज थे, ये बोले कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन दिसंबर 1927 अगर आप देखोगे तो मोतीलाल नेहरू से यहाँ मिले थे दिल्ली में, और यहाँ पे कुछ प्रपोजल रखे थे जिसको दिल्ली प्रपोजल कहे जाते हैं मुस्लिम लीडर्स द्वारा। सो वो क्या चाह रहे थे मुस्लिम लीडर्स जिन्होंने इसको अपोज किया था नेहरू रिपोर्ट को? तो नेहरू रिपोर्ट को जो अपोज हुआ था वो किस चीज के चलते हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूँ। यानी मुस्लिम लीडर्स की तरफ से, हाँ, उसको दिल्ली प्रपोजल कहेंगे, ये याद रखिएगा। सो यहाँ पे ये जो दिल्ली प्रपोजल थे इसको एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस ने एट इट्स मद्रास सेशन। तो कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया भाई साहब? मुस्लिम लीग बोल रही है तो क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, मैंने स्पेशल सेशंस जो होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उस पर एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने एक आपको सेशन बताया था जिसका नाम था लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन जो है ये 1917 में हुआ था, 1917 में। हालांकि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो नहीं बनाया हूं, बट अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट लखनऊ सेशन में लखनऊ पैक्ट हुआ था, एक लखनऊ पैक्ट और लखनऊ मर्जर हुआ था, ये दोनों चीजें मैं आपको स्पेशल सेशन में बता चुका हूँ। सो जो पैक्ट हुआ था ये बिटवीन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके बीच में हुआ था, है ना। सो ये दोनों अगर साथ में है तो दोनों को एक दूसरे का सुनना पड़ेगा, और यहाँ पे आईएनसी रेडी हो चुकी थी कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। सो अगर आप करते हो तो आप फिर उसका सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे कांग्रेस ने फिर ये एक्सेप्ट किए, ये चीजें एक्सेप्ट करना पड़ा। सो यहाँ क्या कहा कांग्रेस ने ये कहा कि इनके क्या डिमांड थे, इनके क्या प्रपोजल थे कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को मिले सेंट्रल लेजिस्लेचर में, है ना। यानी जो पार्लियामेंट है वहां पे 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को मिलना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन होगा वही है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं तो वही। सो रिप्रेजेंटेशन जो है वो पंजाब और बंगाल में भी मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा था, नेहरू रिपोर्ट में ये कहा था कि यहाँ नहीं दिया जाएगा आपको सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्वेशन मिलेंगे। और ये जो चीजें है ये इन्होंने ये भी कहा कि पंजाब और बंगाल में भी हमको देना चाहिए। हालांकि पंजाब और बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छे खासे पैमाने में, बट जो एरियाज में हमारे जो मुस्लिम्स है वो कम है, वहां पे ज्यादा हमको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये क्या होता है रिप्रेजेंटेशन में, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं। उसके साथ साथ 3 नए प्रोविंसेस बनाए जाए जो मुस्लिम मेजोरिटी के प्रोविंसेस होंगे। तो एक होगा सिंध, एक होगा बलूचिस्तान, और एक होगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ऐसे 3 प्रोविंसेस बनाए जाएंगे, 3 नए प्रांत बनाए जाएंगे जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी आपको दिखती है। सो ये मुस्लिम्स के लिए 3, तो यही चीजों के लिए उनका अपोज किया गया था नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम लीडर्स द्वारा। बट ये चीजें जब मुस्लिम लीग की जो सुन ली जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो उसके बाद मुस्लिम लीडर्स थोड़े शांत हो गए। बट शांत होने के बाद मैं आपको बता दूं कि शांत होने के बाद भी कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये हुई कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ता में हुआ था 1928 में, एक और कॉन्फ्रेंस लिया गया, सभी पार्टीज होती है उसमें, मुस्लिम लीग ये वो, तो उनका कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लिया गया डिस्कस करने के लिए। तो इसमें जीना भी थे। जीना ने कहा कि वो जो प्रपोजल रखे गए थे मुस्लिम लीडर द्वारा उसमें मैं कुछ अमेंडमेंट चाहता हूँ। सो मैं 3 अमेंडमेंट चाहता हूँ कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को मिले सेंट्रल लेजिस्लेचर में। दूसरा है कि रिजर्वेशन चलेंगे, बट रिजर्वेशन पंजाब और बंगाल में भी दिया जाए, क्योंकि हालांकि यहाँ पे कांग्रेस ये कहती है कि रिजर्वेशन वहां मिलेंगे जहां पे कांग्रेस मुस्लिम्स माइनॉरिटी में। पंजाब और बंगाल में माइनॉरिटी में नहीं है, मैं मानता हूं, ऐसा अली जिन्ना का कहना था, बट उनका ये कहना था कि वहां भी हमको मिले उन एरियाज में जहां पे पॉपुलेशन कम है। ये एक और अमेंडमेंट उन्होंने बताया था नेहरू रिपोर्ट में। ये लीडर्स ने जो बताया था उसके अलावा ये एक और उनके अमेंडमेंट्स थे जो जिन्ना ने बताए थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन टिल अंटिल एडल्ट सफरेज वाज एस्टेब्लिश। एडल्ट सफरेज का मीनिंग होता है कि जो एडल्ट है उनको वोट करने का अधिकार, वो जब तक शुरू नहीं हो जाता तब तक हमको वहां पे रिजर्वेशन आपने देना चाहिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, बाद में डिसाइड करेंगे। उसके अलावा रेसिडुअल पावर्स जो है वो प्रोविंसेस के पास होना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट कहती थी कि रेसिडुअल पावर सेंटर के पास होना चाहिए, यानी जो बची हुई पावर्स है जो कहीं लिखी नहीं है वो पूरी रेसिडुअल पावर्स किसके पास जाएगी? सेंटर के पास। बट जिना कहते थे कि रेसिडुअल पावर जो है, जो बची हुई पूरी पावर है, वो सेंटर के पास नहीं जाएगी, ये जाएगी प्रोविंसेस के पास, ये जाएगी आज के जो स्टेट्स होते हैं उनके पास। ऐसा जिना का मानना था। सो ये जो डिमांड थी जिना की वो कब पूरी नहीं हो पाई, इसको नहीं सुना गया।
हालांकि ये चीजें कांग्रेस सुनने को रेडी थी, ये सुन भी ली थी, बट ये जो जिन्ना मांग रहे थे ये चीजें कांग्रेस ने नहीं सुनी। और इसी चीज के कारण जिन्ना ने खुद के कुछ पॉइंट्स रखे थे कि मैं कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, उसको 14 पॉइंट्स कहा जाता है, जिन्ना के 14 पॉइंट्स। ये मार्च 1929 में जिन्ना ने बनाए थे। सो यही है कि आगे मेरा कैसा होगा, तो अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है तो लीग क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, ये जिन्ना ने बताया था, जो हम जिन्नास 14 पॉइंट में स्टडी करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हिंदू महासभा थी उन्होंने भी इसको अपोज किया था। वो क्यों? क्योंकि यहाँ ये कहा गया था कि बंगाल और पंजाब में सेपरेट इलेक्टोरेट ये मिल जाएगा, है ना, रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। सो मुस्लिम लीग बोली क्यों देना है, बंगाल और बंगाल और पंजाब में तो मुस्लिम्स मेजोरिटी में, ऐसा विरोध था यहाँ हिंदू महासभा का। रिपोर्ट ने ये कहा था, रिपोर्ट मेड कंसेशन टू द हिंदू ग्रुप बाय स्टेटिंग दैट जॉइंट इलेक्टोरेट। तो रिपोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए हम आपकी चीजें समझते हैं, बट एक चीज हम ये बता रहे हैं आपको कि ये जो हिंदू ग्रुप है उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो इलेक्टोरेट दिए जा रहे हैं ना, जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम, वहां फॉलो किया जाएगा, फॉलोड विद रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स को वहीं पे सिर्फ रिजर्वेशन मिलेंगे जहां पे वो माइनॉरिटी में, तो हम हर जगह उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये चीज बता के उनको समझाने की यहाँ पे आईएनसी ने कोशिश जरूर की थी। सो ये रेस्पॉन्सेस थे। एक रेस्पॉन्स आपने देखा था मुस्लिम लीग का, हिंदू महासभा का। सिख कम्युनिस्ट का भी यही था कि पंजाब में क्यों भाई साहब आप दे रहे हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये इन सब के एक तरह से देखोगे तो ये तीनों का विरोध, ये हिंदू महासभा और सिख कम्युनिस्ट का विरोध है। मुस्लिम लीग का दूसरा विरोध था। उसके साथ साथ क्रिटिसिज्म जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का अलग रीजन के कारण था। इस तरह से इसको क्रिटिसाइज किया गया, बट जिन्हा ने ये चीज जो जिन्हा चाहते थे वो नहीं हुई, और इसी कारणवश जिन्हा ने 14 पॉइंट्स जो लिखे थे वो 14 पॉइंट्स आइए हम स्टडी करते। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये नेहरू जी तो जो थे, ये थे मोतीलाल नेहरू जिन्होंने लिखी थी यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट, और ये है मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने दिए थे 14 पॉइंट्स। तो अब हम 14 पॉइंट्स, 14 जो मुद्दे थे, 14 जो पॉइंट्स थे जो जिन्ना ने रखे थे, उनको हम अभी स्टडी करेंगे। सो जिन्नाज 14 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेसिडुअल पावर्स विद द प्रोविंस। ये तो मैं आपको बता चुका। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू रिपोर्ट ने भी बोला था, इन्होंने भी फेडरल बोला, और इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि प्रोविंसेस के पास होगा रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर ये सेंटर के पास नहीं होगा। सो ये एक चीज इन्होंने कही थी। उसके बाद जो आप सेकंड पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं वो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी जो प्रोविंसेस है उनको यहाँ पूरी तरह से एक अधिकार होगा कि वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। आज जैसे प्रोविंसेस के काफी सारे निर्णय सेंटर लेता है क्योंकि सेंटर के पास रेसिडुअल पावर्स है। सो प्रोविंस के पास खुद के खुद पावर हो गए, ऐसा जिन्ना कहते थे, ऐसा जिन्ना का कॉन्स्टिट्यूशन कहता था। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विदाउट एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट, यानी इसको कहा जाता है स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव नहीं होगा जब तक राज्य को नहीं पूछा जाता है, जब तक प्रोविंसेस को नहीं पूछा जाता है, स्टेट्स को नहीं पूछा जाता है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा ऑल लेजिस्लेचर्स एंड इलेक्टेड बॉडीज टू हैव एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो मुस्लिम्स जो है उनको लेजिस्लेचर में, अगर आप देखोगे लॉ मेकिंग जो बॉडीज होती है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को मिलेगा ही। उसके साथ साथ जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज है, जो इलेक्टेड संस्थाएं हैं जिसमें लोग चुन के आते हैं और मेंबर बनते हैं, वहाँ सब जगह पे जो मुस्लिम से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सर्विसेज एंड इन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। सो जितनी भी सर्विसेज है उसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए मुस्लिम्स को, ये भी जिन्ना ने कहा था। और गवर्निंग जो बॉडीज है उन सब में 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुस्लिम्स का सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ये भी एक और डिमांड थी। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल 30 मेंबर्स है, सो 30 में से कितने मेंबर्स, तो 10 मेंबर्स मुस्लिम होने चाहिए, ऐसा ही होगा 1/3। ओके। उसके साथ साथ 1/3 मुस्लिम्स इन द सेंट्रल एंड स्टेट कैबिनेट, है ना। तो दोनों जगह भी सेंट्रल और स्टेट कैबिनेट जो है उसमें भी, यानी देखिए लेजिस्लेचर में तो रहेंगे, लेजिस्लेचर यानी पूरा पार्लियामेंट हो गया, पूरा हाउस हो गया। और अगर देखेंगे कैबिनेट, तो कैबिनेट यानी एक मिनिस्टर्स होता है, वो स्पेशल मिनिस्ट्रीज जो होती है उनको कैबिनेट में डाला जाता है। और ये जो कैबिनेट होगा, कैबिनेट में भी 1/3 मुस्लिम्स होने चाहिए, यानी 3 में से 1 मुस्लिम यहाँ पे रहना चाहिए। ये यहाँ पे उन्होंने कहे। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स अभी हमने देखे। सो अब हम आने वाले और 7 पॉइंट्स देखते हैं, आखिरी जो जिन्ना ने लिखे थे 14 पॉइंट्स में। उसके बाद जो अगला पॉइंट है 8th पॉइंट, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा जहां पे वो माइनॉरिटी में हो। सो ये सब चीजें आपको अभी पता है सेपरेट इलेक्टोरेट की, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
उसके साथ साथ ये भी बताया है कि नो बिल टू बी पास्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिल, देखिए जब बिल पास होता है तो वो एक्ट बनता है, एक्ट बनाने के लिए आपको पहले बिल रखना पड़ता है। सो कोई भी बिल पास नहीं होगा लेजिस्लेचर में से, पार्लियामेंट में से, जब तक 3/4 जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के, वो उसको पास नहीं करते। 3/4 यानी देखिए माइनॉरिटी के अगर समझ जाइए 4 मेंबर्स है, 4 में से जब तक 3 लोग हाँ नहीं बोलते तब तक बिल पास नहीं होगा जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है। तो माइनॉरिटी में भी देखा जाएगा कि 4 में से 3, अगर 12 है तो कितने देखेंगे हम, 12 है तो 9, है ना। तो इस तरह से ये एक रेशो फिक्स किया गया था। सो ये जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक कोई बिल एक्ट नहीं बनेगा। ये एक और अगला है कि एनी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरीज नॉट अफेक्ट द मुस्लिम मेजोरिटी। जैसे कि अगर आप कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये कोई एक स्टेट था और ये एक स्टेट था, अभी आप इतना जो पार्ट है ये इसको अलग से स्टेट बनाना चाह रहे, पर यहाँ जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए इसके कारण, है ना। जैसा पार्टीशन ऑफ बंगाल करके ब्रिटिश ने किया था वैसा कुछ यहाँ होना नहीं चाहिए। सो कहाँ कहाँ पे, सो बंगाल, क्योंकि बंगाल एक बहुत मुस्लिम जो है वो वहाँ पे उनका अगर देखोगे तो मुस्लिम्स का यहाँ पे मेजॉरिटी थी, ये मेजॉरिटी वाले प्रोविंस है मुस्लिम्स के, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गए, तो वहाँ पे मेजॉरिटी को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, क्योंकि सिंध में मुस्लिम्स ज़्यादा थे उस कारण ऐसा कहा गया कि जो बॉम्बे के कंपैरिजन में तो बॉम्बे से सिंध को अलग किया जाए। सो ये एक और डिमांड, एक और पॉइंट रखा था जिन्ना जी ने ये भी रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो किए जाए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में, वहाँ पे कुछ चीज़ें बदली जाए। ओके उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि फुल रिलीजन फ्रीडम मिले सभी कम्युनिटीज़ को। सो जितनी भी कम्युनिटीज़ है उनको अपना धर्म जो है उसको फॉलो करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा, ऐसा मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ऐसा जिन्ना बोलते थे। जिन्ना ने ये भी लिखा था कि प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के जितने भी राइट है जैसे धार्मिक हो गए, सांस्कृतिक आपके संस्कृति हो गई, या फिर आपका एजुकेशनल हो गया, शैक्षणिक जिसको कहते हैं, और या फिर लैंग्वेज हो गया, है ना, जो भाषा के आपके अधिकार है वो सब मुस्लिम्स के यहाँ प्रोटेक्ट किए जाएंगे, ऐसे जिन्ना ने 14 पॉइंट्स लिखे थे। सो ये सब चीज़ें जो है ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे देखिए कितना शॉर्ट में आपको लिख के लाया ताकि आपको याद रहे। सो इसको इस तरह से याद रखिएगा। सो ये जो हमारा टॉपिक था ये आपको अभी क्लियर हो चुका है, जो हमने यहाँ पे स्टडी किया, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्नाज 14 पॉइंट। सो आइए अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसका, जिसके एमसीक्यू हमें इस बार भेजे स्नेहल पिपरेवार जी ने, पूजा भारद्वाज जी ने और वीरेंद्र मिर्धा जी ने। सो देखते हैं इन्होंने जो एमसीक्यू लिखे और उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो इन्होंने जो एमसीक्यू भेजे वो अंडर मेक एमसीक्यू चैलेंज भेजा है। मेक एमसीक्यू चैलेंज ऐसा है कि अभी जो ये लेक्चर चल रहा है इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू लिख के पोस्ट करना है आपके मेरे कमेंट सेक्शन में विथ योर नेम, और अगला जो आने वाला लेक्चर है उसमें मैं वो पोस्ट करूंगा विथ योर नेम, पब्लिश करूंगा विथ योर नेम, और हम सब मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। मेक एमसीक्यू चैलेंज में आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाते आएंगे, और बनाते जिसको आते हैं वो इजीली सॉल्व कर सकता है। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। सो ये हो गया। सो पहला जो क्वेश्चन है जो स्नेहल पिपरेवार जी ने भेजा है वो है रिवॉल्यूशनरी फेज 2 से। सो अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो रिवॉल्यूशनरी फेज 2 से है, जिसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा इस वीडियो को देख ले, ताकि आपको ये पूरा जो अभी हम क्वेश्चन पढ़ने वाले वो आप सॉल्व कर सके। So under whose leadership was the Chittagong Armory raid organized? भगत सिंह, सुखदेव, सूर्या सेन या फिर राजगुरु? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन स्नेहल पिपरेवार जी ने जो भेजा है वो ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज? चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस या लाला हरदयाल? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन स्नेहल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजे। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है पूजा भारद्वाज जी ने। पूजा भारद्वाज जी पूछती है इन विच केस भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर ट्राइड एट टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन? काकोरी केस, अलीपुर बॉम्ब केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस? बहुत खूब पूजा जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूजा जी द्वारा, एट विच प्लेस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 9 अक्टूबर 1924? इलाहाबाद, सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पूजा जी द्वारा, चूज द इनकरेक्ट फैक्ट चूज करना इन रिलेशन टू द इंस्पिरेशन विच इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशनरी? रशियन रिवॉल्यूशन 1917, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1917, नोट्स एंड बुक्स दैट इज बंदी जीवन एंड पथेर दाबी, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड प्रोलेटरेट? ए सी एंड डी, ए एंड डी, ओनली बी, नन ऑफ द अबव? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूजा जी आपके द्वारा। एक और उसके बाद अगला जो हमें क्वेश्चन भेजा है जो कि आखिरी क्वेश्चन है वो हमें भेजा है वीरेंद्र मिर्धा जी ने। वीरेंद्र मिर्धा जी पूछते हैं चूज द करेक्ट अबाउट पब्लिक सेफ्टी बिल, एम्पावरिंग द गवर्नमेंट टू शूट एंटी सोशल एलिमेंट
on site who were propagating seditious ideas. To stop communist movement in India by cutting it off from British and foreign communist organizations. The Public Safety Bill failed to be approved by Central Legislative Council. The Viceroy, through his special power, promulgated it as a public safety ordinance in 1929. In protest against the passage of Public Safety Bill and draft and trade dispute bill, Bhagat Singh, Batukeshwar Datta were asked to throw bomb in Central Legislative Assembly. तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है. बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वीरेंद्र मिर्धा जी. तो आप सब ने बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजे. सो आप सबका मैं एक और बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्नेहल जी, पूजा जी और वीरेंद्र जी. और अब हम यहाँ पे एक हमारा नया लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिनाज 14 पॉइंट. सो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे. उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अभी 5 बजे मेरा लाइव लेक्चर है, तो उसे अटेंड करना ना भूले, जो कि प्रेसिडेंट के ऊपर होगा. उसके आप डाउट सॉल्व कर लीजिए और लाइव लेक्चर में आपका रिवीजन हो जाएगा प्रेसिडेंट इस चैप्टर का. अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को. उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि और अगर आप अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे जो फेसबुक पेजेस है श्रेयस बड़े और श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन, उनको लाइक और फॉलो करें. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहाँ डाउट पूछ सकते हैं. आप मेरी स्टोरीज देख के आपको लाइव सेक्शन की जानकारी ले सकते हैं. सो ये है मेरा टेलीग्राम का आईडी और दिस इज़ माई ईमेल आईडी. सो यहाँ मेल करके आप मुझे कुछ भी चीज़ें मेल कर सकते हैं इस पर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे and take care.